नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बंगाल में किस तरह से स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। बंगाल के जो गवर्नर थे, वहां के जो प्रांतीय प्रशासक थे, वह बार-बार यह कोशिश कर रहे थे कि जो दिल्ली सल्तनत है, उससे दूरी बनाई जाए। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो बंगाल का सबसे पहला प्रशासक है, बख्तियार खिलजी, वह स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित करता है। उसके बाद हमने देखा कि बंगाल में इलियास शाही वंश की स्थापना हुई। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इलियास शाही वंश की स्थापना के बाद कैसे बंगाल का इतिहास परिवर्तित हुआ और कैसे बंगाल में नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें बंगाल के इतिहास को। हमने पिछले वीडियो में यह समझा था कि इलियास शाही वंश की स्थापना हुई थी और यह स्थापना किसने की थी? शमसुद्दीन इलियास शाह ने। यही इलियास शाही वंश का संस्थापक था। जब इस वंश की स्थापना हुई तो उसका प्रभाव क्या पड़ा बंगाल पर, उसे हम देख लेते हैं। क्योंकि एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था के रूप में यह स्थापित हुआ था, तो बंगाल का जो विकास है वह तेजी के साथ होता है और बंगाल अपनी स्वतंत्र पहचान बना पाता है। यानी बंगाल अलग से एक प्रशासनिक भूमिका में आता है और अलग से अपनी वह पहचान एस्टेब्लिश करता है। बंगाल के क्षेत्र में लखनऊती और पांडुआ जैसे नगरों का विकास होता है। बंगाल में फारसी भाषा, इस्लामी भाषा और स्थापत्य कला, इन सब का विकास होता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि बंगाल में एक शक्तिशाली प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है। इलियास शाह और उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी है, वह बंगाल को एक प्रशासनिक भूमिका में परिवर्तित कर देते हैं। जो बंगाल की सीमाएं हैं उसका भी विस्तार होता है। बंगाल असम, उड़ीसा और बिहार को भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत ले आता है। यानी इसकी जो सीमाएं हैं बंगाल की, वह सीमाएं बढ़ती हैं। असम के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र और बिहार के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हो जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बंगाल एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित होने के बाद लगातार विस्तार करता है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और धार्मिक रूप से भी। क्योंकि हमने यह भी देखा था कि बंगाल में पहले हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के बाद बंगाल में आया बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बाद बंगाल में आया इस्लाम, और यह तीनों धर्म बंगाल में विकसित हो रहे थे। हमने यह देखा था हालांकि कि इनके बीच आपसी बैर भाव भी था, लेकिन जो सभ्यता विकसित हुई उस सभ्यता में इन तीनों धर्मों का प्रभाव हम देख पाते हैं। अब हम आगे देखें तो जो इलियास शाही वंश है, इसके प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो संस्थापक है शमसुद्दीन इलियास शाह, यह 1342 से लेकर 1358 तक बंगाल की शासन व्यवस्था को संभालता है। इसके बाद सिकंदर शाह शासन व्यवस्था को संभालता है 1358 से 1390 तक। और इसी के समय हम देखते हैं कि जो अदीना मस्जिद है बंगाल में, उसका निर्माण किया गया। इसके बाद गयासुद्दीन आजम शाह 1390 से 1410 ईस्वी तक। उसके बाद शमसुद्दीन अहमद शाह, यह 1431 से 1435 तक शासन को चलाता है। इसी के समय हम देखते हैं कि जो जौनपुर का इब्राहिम शर्की है, वह बंगाल पर आक्रमण करता है। अंत में हम देखते हैं रुकनुद्दीन बारबक शाह को, यह 1459 से लेकर 1474 तक शासन को संभालता है। नए परिवर्तन यह करता है, हबशियों को यह अपनी सेना में नियुक्त करता है और बाद में वही इसकी सैन्य व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर अधिकार कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, शमसुद्दीन अहमद शाह तक, जिसके समय काल में इब्राहिम शर्की बंगाल पर आक्रमण करता है। आज हम देखते हैं रुकनुद्दीन बारबक शाह से। इस समय जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर साहित्य का बहुत तेजी के साथ विकास होता है। बारबक शाह श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता मालधर वसु को संरक्षण देता है और उन्हें गुलराज खान की उपाधि देता है। इसके अलावा जो मालधर वसु का पुत्र है उसे भी सत्यराज खान की उपाधि देते हैं। इन्हीं के समय हम देखते हैं कि कृत्तिवास ने रामायण का बंगला अनुवाद किया, जिसको बंगाल का बाइबिल अथवा पांचवा वेद कहा जाता है। काशीराम ने इन्हीं के समय बंगाली भाषा में महाभारत की रचना आरंभ की। हालांकि हम देख पाते हैं कि जो यह रचना है वह नुसरत शाह के शासनकाल के दौरान पूरी हुई, लेकिन शुरुआत हुई थी बारबक शाह के समय से। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि जो फरिश्ता नामक इतिहासकार है, वह कहता है कि जो बारबक शाह है वह हिंदुस्तान का सबसे पहला ऐसा शासक है जिसने सबसे ज्यादा हबशियों को संरक्षण दिया। इन्हें अबिसिनियस भी कहा जाता है। तो जो अबिसिनियस दास है या जो हबशी दास है, इनको संरक्षण मिला और धीरे धीरे इन्होंने इसकी शासन व्यवस्था पर अधिकार कर लिया। बारबक के शासनकाल के दौरान हम देखते हैं कि जो सत्ता व्यवस्था है वह काफी मजबूत स्थिति में बनी रहती है और जो दिल्ली सल्तनत है वह जौनपुर से भी, यानी जौनपुर के जो शर्की वंश के लोग हैं उनसे भी,
और दिल्ली सल्तनत दोनों से अपनी स्वतंत्रता को बचाए रख पाता है। तो रुकनुद्दीन बारबक शाह का समयकाल है और बंगाल में विकास हो रहा है, साहित्य के क्षेत्र में भी और राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि यह अपनी सत्ता को बचा पाता है। फिर जो इसके उत्तराधिकारी है, सबसे पहले शमसुद्दीन यूसुफ शाह, यह बारबक शाह का बेटा है और उनके बाद यह सत्ता को संभालता है। इसने कोशिश की कि यह प्रशासनिक व्यवस्था को परिवर्तित करे, लेकिन जो हबशी थे यानी जो अबिसिनियाई दास थे, उनका प्रभाव अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। बारबक शाह ने इन दासों की नियुक्ति की थी और धीरे धीरे इन दासों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और प्रशासनिक व्यवस्था पर इनका इतना ज्यादा नियंत्रण हो जाता है कि धीरे धीरे यह विद्रोह करने लगते हैं और विद्रोह शासक के खिलाफ ही करने लगते हैं। तो धीरे धीरे अब जो यह आपके हबशी हैं, यह ताकतवर होने लगेंगे और सत्ता पर अधिकार करने का प्रयास करेंगे। यूसुफ शाह कुछ प्रयास करता है कि जो जन समर्थन है उसको वह प्राप्त कर सके। इसके लिए वह क्या करता है, जो शरीयत के कानून है, उन कानूनों के हिसाब से अपनी शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की कोशिश करता है। यह अपने राज्य में शराबबंदी लागू करता है, 22 दरवाजा मस्जिद का भी निर्माण करवाता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और अंततः 1481 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासन संभालता है सिकंदर शाह द्वितीय 1481 से 1487 तक। यह क्या करता है, शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन अब जो आपके हबशी दास है वह ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और धीरे धीरे वह सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इन सब के बीच ही हम देखते हैं कि जो यह दास है, मतलब जो आपके हबशी दास हैं, यह षड्यंत्र करते हैं। किसके खिलाफ? सिकंदर शाह के खिलाफ। इनमें शामिल होता है जो शर्की सेनापति है खिज्र खान और मलिक आदिल यानी कि गयासुद्दीन शाह और शाहजादा बारबक। तो हबशी सेनापति, शर्की खिज्र खान, मलिक आदिल, शाहजहां बारबक, यह तीनों आपस में मिलते हैं और मिलकर इस सिकंदर शाह की हत्या कर देते हैं। इसके बाद शासन व्यवस्था स्थापित होगी हबशी वंश की। यह शासन व्यवस्था हम देख पाते हैं कि बहुत थोड़े समय के लिए हमको दिखती है, क्योंकि समस्या फिर वही होगी। क्या समस्या? शासन पर नियंत्रण करना आसान है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था चलाना कठिन है। तो क्या होगा? हबशी वंश प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चला पाएगा और बहुत थोड़े ही समय में जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर विद्रोह प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही थी। बाद में हम देखते हैं कि एक नया व्यक्ति उदित होता है, अलाउद्दीन हुसैन शाह। ये जो आपका अलाउद्दीन हुसैन शाह है, यह सत्ता पर अधिकार कर लेता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, हुसैन शाही वंश। और यह वंश 1494 से लेकर 1538 तक बंगाल की बागडोर संभालता है। इस वंश के साथ हम देखते हैं कि जो बंगाल का क्षेत्र है वह अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश करता है। बंगाल का विकास चौतरफा होता है, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सारे रूपों में, और बंगाल एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उदित होता है। देखते हैं हम इस विकास को भी। अलाउद्दीन हुसैन शाह, यह इस वंश का संस्थापक है, इस वंश का, हुसैन शाही वंश का। इसने कानून व्यवस्था को ठीक किया, क्योंकि वही सबसे बड़ी दिक्कत थी उस समय बंगाल के क्षेत्र में। और जो बैर भाव था धर्म के आधार पर, उस बैर भाव को दूर करने का इसने प्रयास किया। जो वहां के हिंदू हैं, कहाँ के? बंगाल के, उनको ऊंचे ऊंचे पद देकर उनसे अपने प्रति सहानुभूति प्राप्त की और उनका समर्थन भी प्राप्त किया। तो हिंदुओं को इसने सबसे पहले अपनी तरफ मिलाया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो इसका वजीर है वह हमको एक हिंदू दिखता है। इसके साथ साथ इसका मंत्री गोपीनाथ बसु, इसका चिकित्सक मुकुंद दास, इसका अंगरक्षक केशव छत्री, इसका टकसाल अधीक्षक अनूप, यानी यह प्रमुख अधिकारियों के रूप में हिंदुओं को नियुक्त करता है। अब जो हिंदू जनता है वह इसके प्रति समर्पित हो जाएगी और धीरे धीरे जो बंगाल का क्षेत्र है वह धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र बनने लगता है। इसी क्रम में दो और विद्वान हैं, भाई रूप और सनातन, इनको भी प्रमुख अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद 1494 ईस्वी में यह सफीवतुल्लाह की उपाधि धारण करता है और अपनी राजधानी यह ट्रांसफर करता है। अब यह अपनी राजधानी इकदला को बनाता है, जो पहले गौड़ में थी। लेकिन जो जौनपुर का क्षेत्र है वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। वहां पर शासन था सरकी वंश का और लोधियों की शक्ति उदित हो चुकी थी दिल्ली में। तो जो लोधी है वह इस सरकी वंश को पराजित कर देते हैं और सरकी वंश भागकर शरण लेता है बंगाल के क्षेत्र में और हुसैन शाही वंश इस सरकी वंश को शरण देता है। बाद में आप देखेंगे कि यही सरकी वंश हुसैन शाही वंश के खिलाफ भी लड़ेगा, लेकिन लोधियों से बचाया था हुसैन शाही वंश ने शर्की वंश के लोगों को। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बंगाल का क्षेत्र है हुसैन शाह के अंतर्गत, वहां पे संस्कृत भाषा, बंगाली भाषा और इनसे जुड़े साहित्यों का खूब
विकास होता है। बंगाल के क्षेत्र में छोटा सोना मस्जिद का भी निर्माण करवाया जाता है और जो कामरूप है असम का क्षेत्र और जो उड़ीसा है वह भी बंगाल के अंतर्गत आ जाते हैं। अलाउद्दीन हुसैन शाह इन क्षेत्रों पर आक्रमण करता है और उन्हें बंगाल के अंतर्गत ले आता है। क्यों करता है आक्रमण? क्योंकि जो असम का क्षेत्र है या जो कामरूप का क्षेत्र है वह पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार था। जैसे हमने बंगाल की चर्चा की थी उसी तरह से यह पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार था। इसके साथ साथ जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसकी जो सीमाएं हैं वह कामरूप से होकर बहती थी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का जो उपजाऊ क्षेत्र है उस पर अधिकार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसका एक्सेस प्राप्त करने के लिए भी इस क्षेत्र पर आक्रमण किया जा रहा है। असम का क्षेत्र मड़ियों के लिए, रेशम के लिए, वन उत्पादों के लिए और व्यापारिक गतिविधियों के लिए काफी समृद्ध था। यहाँ पर बहुत सारे व्यापारिक मार्ग भी हमको दिखते हैं जिन पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करता है हुसैन शाह। इसके अलावा जो कामरूप का शासक है अमराज या कछारी, इसका भी बंगाल के साथ विद्रोह होता है, यानी यह कोशिश करता है कि बंगाल के क्षेत्रों पर अधिकार कर ले। तो बंगाल अपनी सुरक्षा के लिए भी यह आक्रमण करेगा। तो एक तो आर्थिक लाभ है, राजनीतिक लाभ है, व्यापारिक लाभ है और क्योंकि अपनी सत्ता को भी सुरक्षित रखना है तो जो हमला होने वाला है उससे पहले ही निपट लिया जाए, उस पर पहले ही आक्रमण कर दिया जाए। इस नीति के साथ हुसैन शाह असम पर और उड़ीसा पर आक्रमण करता है। इसके अलावा इसके शासनकाल में ही हम देखते हैं कि जो बंगाल का क्षेत्र है वह भक्ति आंदोलन का भी केंद्र बनता है। भक्ति आंदोलन से जुड़े चैतन्य महाप्रभु को हुसैन शाह संरक्षण देता है। तो इस तरह जो बंगाल का क्षेत्र है वह हुसैन शाह के अंतर्गत अपने स्वर्ण काल में प्रवेश करता है। बहुत विकास होता है बंगाल का। इसके बाद शासन व्यवस्था को संभालता है नुसरत शाह। यह हुसैन शाह का पुत्र है और उनकी मृत्यु के बाद यह शासन को संभालता है। यह भी कोशिश करता है कि बंगाल के क्षेत्र में विज्ञान का, कला का, वास्तुकला का विकास होता रहे और बंगाल लगातार विकसित होता रहे। लेकिन उत्तर भारत में अब घटनाएं फिर से परिवर्तित होंगी, यानी जो दिल्ली सल्तनत है वह समाप्त हो जाएगा और भारत में मुगलों का आगमन हो जाएगा। इसी क्रम में हम देखते हैं कि एक युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। यह युद्ध बाबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था और इस युद्ध के बाद हम देखते हैं कि जो नुसरत शाह है और जो बाबर है उसके बीच राजनीतिक संबंध स्थापित होते हैं। कैसे होते हैं अभी हम उसको समझेंगे कि इस युद्ध में जो नुसरत शाह है उसकी क्या भूमिका है, कैसे वह बाबर से टकराता है और कैसे बाद में वह बाबर से मित्रता करता है। इस पूरी बात को हम समझेंगे। इसी के समय हम देखते हैं, इसके समय नुसरत शाह के समय जो बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पर पहली बार जो पुर्तगाली है वह प्रवेश करते हैं। हालांकि यह बंगाल का विकास करने का भी पूरा प्रयास करता है और बंगाल में सोना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद, इन सब का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा हमने यह भी देखा था कि जो महाभारत है जिसे काशीराम ने ट्रांसलेट करने का काम शुरू किया था और वह बंगला भाषा में इसको ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उन्होंने नुसरत शाह के समय ही इस महाभारत के ट्रांसलेशन को पूरा किया। इसके अलावा सफरनामा नामक एक पांडुलिपि भी तैयार की गई। अब जो आपका यह काशीराम ने महाभारत का ट्रांसलेशन पूरा किया, यह प्रारंभ कब हुआ था? इलियास शाही वंश का जो अंतिम शासक था बारबक, उसके शासनकाल के दौरान यह ट्रांसलेशन का काम शुरू हुआ था। पूरा कब हुआ? नुसरत शाह के शासनकाल के दौरान। तो इलियास शाही वंश से यह ट्रांसलेशन शुरू हुआ था और हुसैन शाही वंश में यह ट्रांसलेशन पूरा हुआ। इसके बाद हम देखें जो घाघरा का युद्ध है, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे बंगाल का क्षेत्र शामिल हो गया घाघरा के युद्ध में। तो इसे हम समझते हैं कि जो घाघरा का युद्ध है और जो नुसरत शाह है इन दोनों के बीच क्या संबंध है। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि घाघरा का युद्ध हुआ ही क्यों। हम देखते हैं कि मुगल शासक बाबर भारत में प्रवेश करता है। भारत में वह प्रमुख लड़ाइयां शुरू करता है। सबसे पहले जो पानीपत का प्रथम युद्ध है इब्राहिम लोदी के साथ वह युद्ध लड़ता है और इब्राहिम लोदी को उसमें पराजित करता है। उसके बाद खानवा का युद्ध होता है 1527 में राणा सांगा के साथ। उस युद्ध को भी यह जीत लेता है। लेकिन इन सारी जीतों के बाद भी जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वह अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वहां पर जो अफगान शक्ति है, हमने व्यवस्था यह देखी थी सैयद वंश के दौरान। इस सैयद वंश क्या कोशिश कर रहा था? अफगानी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाह रहा था। यानी कई सारे जो सरदार हैं वह अलग अलग क्षेत्रों पर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करेंगे और जब आवश्यकता होगी मिलकर सल्तनत की मदद करेंगे और यह किसी क्षेत्र पर अधिकार करेंगे। तो जो आपके यह अफगानी सरदार हैं यह बड़ी संख्या में बचे हुए थे। इसके साथ साथ जो बिहार का क्षेत्र है और जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर इन अफगानों की संख्या काफी ज्यादा थी। वह वहां पर शक्तिशाली रूप से
बने हुए थे। इन्हीं में एक अफगानी नेता है महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, जिसे बाबर ने हराया था 1526 की लड़ाई में। इसके साथ साथ जो बंगाल का सुल्तान है नुसरत शाह, जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे की, और जो आपका शेर खान था, जिसे बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। यह तीनों आपस में मिलते हैं। मिलते किस लिए हैं? बाबर के आक्रमण को रोकने के लिए, क्योंकि बाबर एक शक्तिशाली प्रशासक के रूप में आगे बढ़ रहा था, युद्धों को जीत रहा था और अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। तो ये लोग क्या कोशिश कर रहे थे कि आपस में मिलकर ऐसी व्यवस्था बना ली जाए जिससे जो बंगाल का क्षेत्र है वह सुरक्षित हो जाए। बंगाल में आप ध्यान रखेंगे असम का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, यह भी शामिल था। इन्हीं सब कारणों से यह युद्ध हुआ। कौन सा? घाघरा का युद्ध हुआ कब? 6 मई 1529 को। यह डेट भी आपसे पूछी गई है। तो 6 मई 1529 को यह युद्ध होता है। युद्ध का परिणाम क्या होता है? जो नुसरत शाह है वह अफगानों का समर्थन करता है, लेकिन युद्ध बाबर जीत जाता है। इससे जो नुसरत शाह है वह देखता है कि बाबर ने युद्ध को जीत लिया है और बिहार पर कब्जा कर लिया है। अब बाबर की जो अगली रणनीति है या जो उसका अगला टारगेट है वह बंगाल है और वह बंगाल पर हमला करने वाला है। तो यह क्या करता है? नुसरत शाह यह बाबर से संधि कर लेता है। ऐसा भी हमने पीछे देखा कि घाघरा के युद्ध के बाद यह राजनयिक संबंध स्थापित करता है बाबर से। वह क्यों करता है? क्योंकि बाबर बिहार को जीत चुका था और बिहार जीतने के बाद वह बंगाल पर हमला करने वाला था। तो उस हमले से बचने के लिए इसने बाबर से संधि कर ली। इससे बाबर ने बंगाल पर हमला नहीं किया और बंगाल सुरक्षित रूप से बना रहा। लेकिन जब बाबर की मृत्यु होती है 1530 में, तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासन व्यवस्था में आएगा, लेकिन हुमायूं उतना प्रभावशाली नहीं होगा। बाबर ज्यादा शक्तिशाली था, ज्यादा अग्रेसिव था, हुमायूं उतना ताकतवर नहीं होगा और जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर कंट्रोल भी हुमायूं का कम होगा। इससे क्या होता है? जो अफगान शक्ति है जिसे बाबर ने दबाया था, वह अफगान शक्ति फिर से विद्रोह करने की कोशिश करता है और इन विद्रोहों को नुसरत शाह फिर से समर्थन देता है। वह कोशिश करता है कि जो मुगल हैं वह भारत से चले जाएं या उनकी शक्ति काफी कमजोर हो जाए। लेकिन 1533 में नुसरत शाह की हत्या कर दी जाती है और उसके कुछ समय के बाद ही जो शेरशाह सूरी है उसने हुसैन शाही वंश को समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन और पैदा हो गया। शेरशाह सूरी तो लड़ रहा था इस नुसरत शाह के साथ मिलकर बंगाल में बाबर के खिलाफ, तो शेरशाह ने ऐसा क्यों किया कि हुसैन शाही वंश को ही समाप्त कर दिया? इसे भी हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम यह देखते हैं कि नुसरत शाह के बाद आलम शाह शक्ति को संभालता है बंगाल के क्षेत्र में, यानी नेतृत्व को संभालता है, लेकिन कमजोर शासक है। इसकी वजह से जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर अस्थिरता काफी बढ़ जाती है और इसी के समय शेरशाह हमला करता है बंगाल पर और बंगाल पर सूरी वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन अब हम यह समझें यह हमला क्यों हुआ। हम देखते हैं कि बंगाल उस समय एक बहुत प्रमुख केंद्र था, शक्ति के रूप में भी और आर्थिक रूप से भी। शेरशाह सूरी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। हम जब मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे तो इसके व्यक्तित्व के विषय में भी काफी डिटेल से समझेंगे। मोटा मोटा आप यह समझिए कि शेरशाह सूरी भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अपने साम्राज्य का विस्तार वह भी करना चाहता था। जब उसको आवश्यक लगा कि बाबर के खिलाफ एक गठबंधन में शामिल होना चाहिए, वह शामिल हो गया। लेकिन जब उसने देखा कि वह गठबंधन ही कमजोर हो चुका है, नुसरत शाह की हत्या हो चुकी है और यह वंश ही कमजोर हो चुका है, तो इसने क्या किया? बंगाल पर ही अटैक कर दिया और बंगाल पर अटैक करने के बाद इसने वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और सूरी वंश की स्थापना कर दी बंगाल के क्षेत्र में। तो शेरशाह सूरी बिल्कुल स्पष्ट था, किसी भी तरह से वह अपनी सत्ता को बचाना चाहता था। उसे खतरा बाबर से भी था, उसे खतरा नुसरत शाह से भी था। पहले नुसरत शाह के साथ वह मिलकर बाबर नामक खतरे से निपटता है और जब बाबर नामक खतरा चला जाता है उसके बाद नुसरत शाह भी चला जाता है, तो उसे एक वैक्यूम दिखता है या हम कहें उसे एक अवसर दिखता है, वह अपना नेतृत्व स्थापित कर सकता है बंगाल के क्षेत्र में। इन सारे कारणों से वह हमला करता है और बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बंगाल पर अब सूरी वंश का शासन स्थापित हो चुका है। इससे आगे जब हम देखेंगे तो हमें यह देखना होगा मुगल साम्राज्य के रेफरेंस के साथ, क्योंकि अब आप जब मुगल साम्राज्य को ठीक से समझेंगे तब आप समझेंगे कि जो शेरशाह सूरी का नियंत्रण था बंगाल में वह किस तरह का था और शेरशाह सूरी से उस नियंत्रण को बाद में कैसे मुगलों ने छीन लिया, उसे भी हम ठीक से समझ पाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।